सरकार किसान की आमदनी को दुगना करने की दिशा में काम कर रही है। एक बार फिर अपनी उस प्रतिबद्धता को प्रूव किया है। लाभकारी मूल्य किसान का हक है। 2014 के घोषणा पत्र से लेकर के हम जिस मंत्र के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आज एक बार फिर आने वाली फसल, आने वाले सीजन की फसलों की एमएसपी को बढ़ा करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस बात पर मोहर लगाई है। 2004 में देश के कृषि जगत, कृषि क्षेत्र की सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान को लेकर के देश में बनाए गए स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 2004 में। 2004 से लेकर के 2006 के अक्टूबर तक उन्होंने 4 वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने ये माना, जिसमें पहली 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने कृषि क्षेत्र के वर्तमान हालात के पीछे जो कारण हैं उन सब की समीक्षा की और बाद में उसके आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसमें अपने सुझाव दिए। क्योंकि जब कभी भी कृषि क्षेत्र की बात होती है तब स्वामीनाथन साहब के और उस आयोग की चर्चा अपरिहार्य रूप से होती है, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आपको ले जाना चाहता हूं। माननीय स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट 2006 में आई, 2014 तक तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन स्वामीनाथन साहब ने जो मोटे मोटे बिंदुओं की बात की थी, मैं आज उन बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि केवल एमएसपी के इंक्रीज का विषय नहीं है। स्वामीनाथन साहब ने सबसे पहली जो अपने रिकमेंडेशंस में चर्चा की थी वो की थी कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में किसान की जोत लगातार घटती जा रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय। हम सब जानते हैं कि आज देश के लगभग 90% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम का किसान हो गया है। 80% किसान ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ जमीन बची है, उससे भी कम जमीन है। और आने वाले पीढ़ी में जिस तरह से जमीन का बंटवारा होगा, ये निश्चित रूप से एक चुनौती का विषय बनेगा। हालांकि लैंड एंड रेवेन्यू दोनों स्टेट्स का विषय है, लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए। और 2 दिन पहले जो कल राज्यसभा में और उससे पहले 2 दिन पहले जो लोकसभा में बिल पारित हुआ कि हमने एश्योर्ड इनकम किसान को मिले, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मेट जो है वो देश के किसानों के सामने रखा। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी रिफॉर्म है आने वाले समय के लिए। इसके अतिरिक्त अनेक कदम इस दिशा में भी उठाए गए। स्वामीनाथन साहब की एक रिकमेंडेशन का दूसरा जो मेजर पार्ट था वो था इरिगेशन, कि इरिगेशन बढ़ाया जाना चाहिए। 2014 में सरकार में आने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की, 99 प्रोजेक्ट कंसीव किए, 50,000 करोड़ रुपए की वर्थ के कंसीव किए। आज मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उसमें से 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट लगभग 100% पूरे हो गए या 99% पूरे हो गए। आज लाखों हेक्टेयर जमीन नई जो है वो कमांड एरिया डेवलप हुआ है। इसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड वाटर बेस्ड एग्रीकल्चर, इरिगेशन, उसका पोटेंशियल भी देश के लगभग 1/3 हिस्से में है। उसको बढ़ाने के लिए भी हमने एक योजना बना करके राज्यों के साथ में जहां ऐसी क्षमता है उसके संवर्धन के लिए काम किया। हम सब जानते हैं, अनेक बार इस पे चर्चा करते हैं कि हमारी अगर प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो हमारा पानी लीस्ट प्रोडक्टिव वाटर कंसिडर किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया और प्रिसीजन इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन, इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम किया। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट, अपने रिकमेंडेशंस में एक बात और कही थी कि इरिगेशन सिस्टम स्टेक होल्डर ड्रिवन होना चाहिए। जो किसान है वो अपने सिंचाई व्यवस्था की खुद सुनिश्चित करें, खुद भागीदार हों। हम भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में KWM प्रोग्राम लिया, हमने उस दिशा में काम किया। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, मैं छोटे छोटे बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद में जो है वो स्वामीनाथन साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि हमको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पर काम करना चाहिए ताकि केवल फार्म इनकम पर किसान की डिपेंडेबिलिटी न रहे और हम जो है फार्म इनकम के अदर एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकें। किसान स्वाभाविक रूप से भारत में किसान जो है कोई गाय पालता था, गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है। डेयरी ने किस तरह से किसान के और किसान की विशेष रूप से महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन किया, हम सब जानते हैं। हमने किसान अपने बैकयार्ड में जितने काम कर सकता है खेती के साथ में, हमने मेड़ पर पेड़ लगाना को प्रमोट किया, बांस को
हमने वन उपज के बजाय उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके उसको उसके नेचर में चेंज किया। बांस मिशन बना करके बांस को प्रमोट करने पे काम किया। हमने किसान अपने बैकयार्ड में पिगरी के ऊपर काम करे, हमने उसको सपोर्ट किया। बी कीपिंग करे, शहद पर काम करे, हमने मधु गोल्डन रिवॉल्यूशन पर काम किया। मछली पालन करे, हमने ब्लू रिवॉल्यूशन पर काम किया। किसान अपने जो है अपने घर के पीछे जो अगर पशु रख करके मुर्गी पालन करके अपनी आजीविका में वृद्धि करे, हमने उसको सपोर्ट सिस्टम दिया। एक पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम को बदलने का काम किया। इसके बाद में स्वामीनाथन साहब ने चर्चा की कि लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट होना चाहिए। हम सब जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पशु भारत में, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा पर पशु कैपिटल जो है प्रोडक्टिविटी सबसे पुअर थी। हमने अपने पशुओं के ब्रीड डेवलपमेंट पर वो जितने तरह के विषय मैंने आपके सामने बात की है, चाहे गाय हो, चाहे बोवाइन हो, चाहे मुर्गी हो, और चाहे मधुमक्खी हो, और चाहे पिगरी हो, इन सब के ब्रीड डेवलपमेंट पर एक साथ काम किया। इसके अतिरिक्त स्वामीनाथन साहब ने जो चर्चा की, वो चर्चा की उन्होंने कि पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म सुधरना चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश में हजारों हजार करोड़ रुपए की मूल्य का उत्पाद जो किसान खून पसीने को एक करके उगाता है, पैदा करता है, वो जो है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बाद कारण से प्रोसेसिंग कैपेसिटीज के अभाव में वो बर्बाद हो जाता है। निश्चित रूप से ये नेशनल लॉस है। किसान का नुकसान तो है ही, देश के जीडीपी का भी नुकसान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के द्वारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसके लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। इसके बाद में स्वामीनाथन साहब ने चर्चा की कि क्रेडिट का फ्री फ्लो होना चाहिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़नी चाहिए ताकि किसान को मनी लेंडर से मुक्ति मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट को 7 लाख करोड़ से बढ़ा करके 11 लाख करोड़ किया। केवल इतना ही नहीं, केसीसी की जो कल्पना माननीय अटल जी की सरकार में दी गई थी, उस केसीसी कार्ड्स को 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ करना, और 5 करोड़ केसीसी के नंबर 2 करोड़ बढ़ाना, और उसके साथ साथ में पशुपालकों को भी किसान की तरह क्रेडिट की सुविधा मिले, केसीसी की सुविधा मिले, सेम शर्त पर मिले, वो हमने इंश्योर किया नई योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में। इस सब के बाद में जो अंतिम विषय आता है, उन्होंने कहा मार्केट रिफॉर्म्स होना चाहिए। एपीएमसीज को धीरे धीरे स्ट्रेंथन करते हुए अल्टीमेटली किसान जो है, स्वामीनाथन साहब की कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी अनुशंसा में कहा कि हमको अल्टीमेटली वन नेशन वन मार्केट की तरफ जाना चाहिए। पिछले टर्म में सरकार के हमने इलेक्ट्रॉनिकली वन नेशन वन मार्केट हमने इनाम प्लेटफॉर्म बनाया। आज 1000 मंडियां इनाम प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। मैं एमएसपी पर खरीद के जो है इनाम प्लेटफॉर्म पर होती है, उसको अगर एक तरफ कर दूं तो भी लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड उस पर हुआ है। और उसके अलावा अब इस वर्तमान नियम का जो हमने कानून बनाया है, उसके आधार पर हमने एपीएमसी को फिजिकली भी वन नेशन वन मार्केट की तरफ हम लेकर के गए। हम अभी वर्तमान मंडी व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते, वो एपीएमसी एज इट इज रहे, लेकिन साथ में किसान को इस बात की भी आजादी होनी चाहिए कि वो कहीं भी जाकर के अपना उत्पाद बेच सके। व्यापारी व्यवसायी को भी इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो अगर जोधपुर में रह करके दलहन का व्यापार कर रहा है, जीरे का व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो वो सोजत की मेहंदी का भी व्यापार कर सके, गुंटूर की मिर्ची का भी खरीद किसान से कर सके। उसके लिए भी होराइजन्स को ओपन करने का काम किया। और इन सब के बाद में जो विषय है वो है एमएसपी का, जिसकी चर्चा स्वामीनाथन साहब के साथ में जुड़ गई। मुझे लगता है एमएसपी और स्वामीनाथन जो है वो सिनोनिम बन गए इस देश के किसान के कृषि क्षेत्र में। एमएसपी पिछले 5 साल में जो एमएसपी किसान को मिलती थी, माननीय मोदी जो अनुशंसा स्वामीनाथन साहब की थी कि लाभकारी मूल्य 1.5 गुना, लागत पर 50% अधिक लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। ये माननीय मोदी जी की सरकार थी, ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत थी कि उन्होंने सारी बाधाओं विपदाओं से ऊपर उठ करके भी चुनौती को स्वीकार करते हुए किसान का लाभकारी मूल्य मिलना उसका हक है, उसको सुनिश्चित किया कि 50% लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। आज देश में 22 कमोडिटीज पर एमएसपी डिक्लेयर होती है। 22 के 22 कमोडिटीज पर किसान को 50% से लेकर के 100% तक का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित सरकार ने किया। केवल मूल्य बढ़ाया नहीं, केवल एमएसपी नहीं बढ़ाई, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया।
एमएसपी बढ़ाते और यदि प्रोक्योरमेंट नहीं करते तो शायद किसान को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ में प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया और प्रोक्योरमेंट की ग्रोथ जो है वो 36% से लेकर के और कितने लाख परसेंट तक अगर मैं अलग अलग कमोडिटी की आपके सामने चर्चा करूं तो प्रोक्योरमेंट की ग्रोथ हुई है। एमएसपी बढ़ाना और प्रोक्योरमेंट बढ़ाना, इन दोनों के माध्यम से यदि मैं केवल एक फिगर पे कैलकुलेट करूं तो देश के किसान को पिछले 5 साल में जो पहले एमएसपी से उसको मिलता था उसके बजाय लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल किसान के घर में गया। बार बार यूपीए के लोग बात करते थे, पहले चर्चा करते थे, हमने ऋण माफी किया। 10 साल में ऋण माफी के माध्यम से किसान के घर में किसान को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ, पूरे देश भर के किसानों का। अब किसका हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आज चर्चा मुझे करना लगता है कि लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए अप्रासंगिक समझता हूं मैं। लेकिन कुल 50,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया देश के किसान को। माननीय मोदी जी ने, जैसा मैंने कहा, एमएसपी के माध्यम से 4.5 लाख करोड़ रुपए एडिशनल दिया। 75,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को पिछले 1 साल में किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया गया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जिसकी चर्चा अपनी रिकमेंडेशन में प्रमुखता के साथ में स्वामीनाथन साहब ने की थी, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देश के किसान को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के रूप में, कंपनसेशन के रूप में मिला। इन सब विषयों को अगर मैं जोड़ूं तो देश के किसान को लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपए जो है वो एडिशनल मिला है। और यही रास्ता है जिसके माध्यम से हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो बिहेवियर एक तरह से जो सस्पेंड किए गए हैं सांसद, उसके बावजूद वो संसद में हैं, जो संसद की परंपरा के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था जो कुछ राज्यसभा में कल हुआ। पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्रद्धा रखने वाले लोगों की आंखें शर्म से झुकी हैं। प्रदेशों की विधानसभाओं में इस तरह के पिक्चर कई बार दिखाए जाते थे, लेकिन देश की संसद में और संसद में भी अपर हाउस में ऐसे चुने हुए लोग जिनको लेकर के देश आचरण और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करे, वो इस तरह का आचरण करें। और केवल आवेश में आकर के एक बार आचरण नहीं, आचरण के बाद में लोकतांत्रिक नियमों के आधार पर, संसद परिचालन के नियमों के आधार पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई उसको खुली चुनौती देते हुए उसका मखौल उड़ाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले 140 करोड़ लोग जो है वो कभी इसको माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। सर, उन्होंने कहा कि अगर मार्शल लॉ स्पीकर है वो जाहिर रूप से फिजिकली असॉल्ट भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से पूरे देश ने इसको देखा है, जिस तरह से उनके माइक तोड़े गए, जिस तरह से उनके सामने प्रतियां फाड़ी गई, जिस तरह से उनके ऊपर जो है दुर्भावनापूर्वक हमले का प्रयास किया गया, जिस तरह से उनको अब्यूज किया गया। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा।